हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की सीरीज चल रही है, उसका आज थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द टाइप ऑफ नॉर्मल डीप टेंडन रिफ्लेक्स जनरेटेड बाय टचिंग अ की ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट फ्रॉम हील टू टो। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा लैंग्वेज की तरफ से, लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे फिर से। ऑप्शंस इसके दे रखे हैं बाइसेप, ट्राइसेप, प्लांटर और नीजर। तो ये तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, रिफ्लेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखो, एक हम फीट को बनाते हैं इस तरीके से, ये फीट बन गया। अब ये की यानी कि यहाँ पे चाबी की ही बात हो रही है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से XYZ ऑब्जेक्ट से टच करना है यहाँ पे पैर को। अब ये क्या बोल रहा है, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट यानी कि नीचे की तरफ, ऑफ द फुट फ्रॉम हील टू टो, यानी कि डायरेक्शन जो रहने वाली है वो रहेगी ये वाली, हील ये रही, टो ये रहे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब किसी की को चलाया जाता है तो उस समय जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स आता है, नॉर्मल की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल डीप टेंडन रिफ्लेक्स वो कौन सा आएगा। बाइसेप ट्राइसेप तो आएंगे नहीं क्योंकि ये फीट की बात हो रही है। प्लांटर या नीजर, वैसे तो ऑप्शन इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, साफ साफ हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे नी तो है ही नहीं कहीं भी, तो प्लांटर रिफ्लेक्स इसका एक आंसर बनता है। बाकी तो सारे पार्ट वैसे ही कट हो जाएंगे। ये तो एक ईजी तरीका हो गया आंसर को करने का। अब समझ के करते हैं कि क्या इसका रीज़न था। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा प्लांटर रिफ्लेक्स। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दिस रिफ्लेक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिग टो फ्लेक्सिंग एंड द अदर टोज फ्लेक्सिंग एंड एडक्टिंग। इसकी फोटो दिखा देता हूं आपको कि नॉर्मल रिफ्लेक्स ये कैसा होता है। पहले एक बार ये जो लिखा हुआ इसको नहीं देखना, ये ऊपर वाला देखो सिर्फ। नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स ये है कि इसने किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से जब ऊपर लेके गया तो जो टोज हैं वो अब बाहर की तरफ आ गए, ठीक है, मतलब बॉडी से अवे गए, जमीन की तरफ चले गए। तो ये है नॉर्मल रिफ्लेक्स। द नॉर्मल डीप टेंडन रिफ्लेक्स जनरेटेड बाय टचिंग द लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ द फुट फ्रॉम हील टू टो इज कॉल्ड फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है। दिस रिफ्लेक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिग टो फ्लेक्सिंग एंड द अदर टोज फ्लेक्सिंग एंड एडक्टिंग। अब इसी के साथ में एबनॉर्मल जो होता है उसका नाम यहां पर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको स्टार लगा के देखना है। एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड द एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स। ये फ्लेक्सर था, ये एक्सटेंसर है, जिसको क्या बोला जाता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स बोला जाता है। अब पहले वाले का नाम तो सिंपल प्लांटर रिफ्लेक्स बोल देंगे, दूसरे वाले का नाम क्या है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। दिस रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिग टो एक्सटेंडिंग। अब देखो ये बिग टो बाहर आ रहा है एंड द अदर टोज एक्सटेंडिंग एंड एबडक्टिंग, यानी कि फैनिंग। ये फैनिंग इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। और ये नीचे वाली फोटो यहाँ पर इसकी बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पर याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट इमेज है। अब एक बार कोई पूछ सकता है कि बाकी रिफ्लेक्स का क्या और डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता है, तो वो भी यहाँ पर डाल दिया। द प्लांटर रिफ्लेक्स ऑल्सो नोन एज द बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। फिर आगे दे रखा है कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा के फर्म प्रेशर ऑन द सोल स्टार्टिंग फ्रॉम हील टू टो, वही सेम चीज़ लिखी हुई है, नॉर्मल रिफ्लेक्स है वगैरह वगैरह। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो बेबिंस्की रिफ्लेक्स है, जो सेकंड वाला रिफ्लेक्स है, वो इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर नॉर्मल है अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज, 2 साल तक लगभग नॉर्मल है। हालांकि ये 12 महीने की एज तक डिसअपियर हो जाता है। अब अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स तो जो आपको बताया जो फर्स्ट वाला था, लेकिन अगर एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है बेबिंस्की रिफ्लेक्स, तो वो एबनॉर्मल क्यों है, ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम विद द कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, अ न्यूरल पाथवे दैट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब बाकी रिस्पॉन्सेज को देख लेते हैं क्या क्या रिस्पॉन्स है। अब ये देखो, बाइसेप रिफ्लेक्स है, यहाँ पे ट्राइसेप रिफ्लेक्स है, पेटेलर रिफ्लेक्स है और एक्यूलीज रिफ्लेक्स है। पेटेलर रिफ्लेक्स कुछ भी नहीं है, ये नी जर्क रिफ्लेक्स ही है। यहाँ पे छोटी सी हथौड़ी मारेंगे तो उससे क्या होगा, नी बाहर की तरफ जर्क करेगी। बाइसेप रिफ्लेक्स भी वही है, ट्राइसेप रिफ्लेक्स भी वही है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स के बारे में देख लो। DTR इज एन इनवॉलेंट्री मसल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस दैट इज वाइटल पार्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। आगे बोल रहा है कि ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यूज में लाए जाते हैं। DTR आर ऑल्सो नोन एज myotatic reflexes. They are a series of muscle contraction, relaxation and lengthenings that are controlled by a neural pathway called the reflex arc. इतनी चीज़ याद रखने की जरूरत है, वरना डिटेल का तो कोई एंड नहीं है। मेन चीज़ आपको मैंने रिफ्लेक्सेस के बारे में बता दिया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या है वो बता दिया, और कुछ एक उसके टाइप्स हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया विच आर यूजुअली कर्व्ड और कोमा शेप्ड, कोमा शेप बैक्टीरिया की यहाँ पे बात हो रही है, कोमा शेप्ड रोड्स आर नोन एज कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो या स्पाइरोकाइट। या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी अलग अलग शेप्स आपको देखने को मिलेंगी। बहुत इजी है, कुछ बैक्टीरिया राउंड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बेसिलस की फॉर्म में होते हैं,
कुछ बैक्टीरिया कोमा की फॉर्म में होते हैं, कुछ स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी फॉर्म्स इनकी आती हैं या इनके मिले जुले मिक्सचर भी आपको देखने को मिलते हैं। ये बेसिक फॉर्म्स हैं। बहुत ईजी है इसका आंसर। कोमा शेप जैसे ही आपको सुनाई पड़ता है आपको आंसर चले जाना है विब्रियो की तरफ। एग्जाम्पल इसका विब्रियो कोलेरी, यहाँ पे फोटो भी डाल दिया, विब्रियो इसका आंसर चला गया। स्फेरिकल देख लो, स्फेरिकल को क्या बोलेंगे? कोकाई, जो फर्स्ट वाला हो गया स्फेरिकल हो गया। रोड शेप्ड बेसिलाई। इसके अलावा विब्रियो ये जो कोमा शेप्ड है ये रहा, ये विब्रियो, एक सेकेंड, ये विब्रियो बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और लास्ट वाला जो है स्पाइरोकाइट यानी कि ये रहा स्पाइरेला। इनके फ्लैजेला भी प्रेजेंट रहते हैं। थोड़ा सा देख लो इनके बारे में। बैक्टीरिया कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स इंक्लूडिंग स्फेरिकल ऑल्सो नोन एज कोकाई। कोकाई को स्फेरिकल बोला जाता है। दीज बैक्टीरिया आर राउंड और एलिप्सोइडल इन शेप। एग्जाम्पल क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस का मतलब सिंगुलर हो गया, कोकाई का मतलब प्लूरल हो गया। रोड शेप्ड, रोड शेप्ड कौन से हो गए? बैसिलस, यानी कि जो इस तरीके की शेप के होते हैं। टीबी का बैक्टीरिया होता है इसी तरीके का। दीज बैक्टीरिया आर रोड शेप्ड। एग्जाम्पल्स इंक्लूड बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। इसके अलावा स्पाइरल का आ गया, ऑल्सो नोन एज स्पाइरोकाइट्स। दीज बैक्टीरिया आर लॉन्ग, टाइटली coiled एंड स्पाइरल शेप्ड। एग्जाम्पल इंक्लूड बोरेलिया बर्गोडोरफेरी विच causes लाइम डिसीज एंड ट्रेपोनिमा पैलिडम विच causes सिफिलिस। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाएंगे। कोमा शेप्ड आ गया, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, विब्रियो कोलेरी, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। लॉन्ग फिलामेंटेड ब्रांच्ड, एग्जाम्पल्स इंक्लूड एक्टिनोमाइसिस स्पीसीज। अलग अलग आ गए इसके अंदर। लास्ट वाली लाइन को याद चाहे मत करना, उससे पहले वाला सारा इंपॉर्टेंट है। तो ये बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस या पुरकिंजी फाइबर्स। इसका आपको आंसर देना पेस मेकर ऑफ हार्ट, नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, सीधा सीधा इसका आंसर चला जाएगा एसे नोड। जो बाकी सारे दे रखे हैं वो भी इसके बाद में हार्ट के जो पेस होती है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एवी नोड पे चला जाएगा, उसके बाद बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंजे फाइबर्स के अंदर आगे जाकर के जो है इंपल्स फैल जाती है ना। थोड़ा सा ऐसे नोड के बारे में और पढ़ लेते हैं। साइनोएट्रियल नोड इसको बोला जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन द राइट एट्रियम वॉल इज द हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर। वो बात आ गई। फंक्शन क्या है इसका? ऐसे नोड जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दैट कॉज द हार्ट टू बीट रेगुलरली। जो हार्ट की रिदम है उसको जनरेट करता है। एवी नोड भी जनरेट कर सकता है, लेकिन ऐसे नोड उसको रिदमिक तरीके से जनरेट करता है। दीज इम्पल्सिस ट्रेवल थ्रू द हार्ट्स कंडक्शन सिस्टम। वही कंडक्शन सिस्टम आपको मैंने बता दिया। ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिस, इस तरीके से। बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर, इस तरीके से। नॉर्मल रेट क्या है इसका? 60 to 100 अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएगा। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? मेल फंक्शन में क्या होगा? एबनॉर्मल हार्ट बीट कंडीशन आ जाए, जैसे कि साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टैकिकार्डिया या फिर साइनस अरेस्ट, स्टॉप्ड पेसमेकर एक्टिविटी। ट्रीटमेंट क्या है? अगर ऐसे नोड वर्क नहीं कर रहा है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाएगा जो इसका रोल ले सकता है। पेसमेकर क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेंड करता है हार्ट को पंप करने के लिए, इधर ऑन डिमांड और फिक्स्ड रेट। अलग अलग तरीके से यहाँ पर सेट कर दिया जाता है। इसके अलावा एवी नोड का आपको बता ही दिया था मैंने, सिंपल सा होता है। स्मॉलर नोड है वही उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे जाकर के रहेगी, थोड़ा सा डिले करता है। ये बंडल ऑफ इसका काम क्या है? वो भी नर्व फाइबर्स हैं जो कैरी करते हैं आगे। पुरकिंजे फाइबर्स का भी वही काम है, जो उससे और छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से एक और। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शंस के हिसाब से। आंसर तो इसका सिंपल से चला जाएगा, एंटोइन फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहॉक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच या जोसेफ लिस्टर में से कौन सा जाएगा? ये देखना आपको। माइक्रोबायोलॉजी से कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं, वो कभी कभी इंपॉर्टेंट भी निकल जाते हैं। अधिकतर जो माइक्रोबायोलॉजी है वो इनके जो मेन जो पर्सनैलिटीज़ हैं या जो मेन साइंटिस्ट हैं उनके नाम और उनके काम से आपको याद हो जाएगी। अदरवाइज बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इसी के साथ अपन करवा देंगे। तो इसका आंसर जाएगा ल्यूवेनहॉक के नाम से जो साइंटिस्ट है, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का फादर उनको बोला जाता है। क्यों? उन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन जो है किया था। ठीक है, एंटोइन फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक इनका आंसर चला जाएगा। ये 1759 में बर्थ हुआ था। नॉन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड द माइक्रोस्कोप ड्यू टू हिज अर्ली स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इन्होंने स्टडी किया था, इन्हें पता नहीं था क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने उसको स्टडी किया था। जैसे तालाब से पानी निकाल के उसमें से देखना और अलग अलग चीज़ों में ऐसे करके देखना। उन्हें डिटेल में नहीं जाएंगे। अब एक एक करके जो बाकी सारे साइंटिस्ट हैं उनके नाम और उनके काम हम देख लेते हैं।
सबसे पहले जाते हैं लुई पास्चर के नाम से। लुई पास्चर कौन है? फ्रेंच केमिस्ट थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। पहले ये माना जाता था कि बैक्टीरिया जर्म्स अपने आप ही पैदा हो जाते हैं कहीं से भी, जिसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। पहले ये थ्योरी चला करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये इस तरीके से नहीं होता है। बैक्टीरिया या जर्म्स पहले से ही प्रेजेंट है, वो आते हैं हवा में से, कोई भी ऐसे पैदा नहीं होता। पास्चर डिस्प्रूव्ड, यानी कि इन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित किया ऑफ डिजीज एंड एस्टैब्लिश दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर कॉजेज डिजीज। हवा में ही माइक्रोब्स पहले से ही प्रेजेंट है, उन्हीं की वजह से बीमारी हो रही है। पास्चराइजेशन भी इन्हीं के नाम पर है। जैसे आपने मिल्क का भी खरीदा हो पैकेट में, तो उसमें लिखा होता है पास्चरीकृत या पेस्चराइज्ड, तो वो इन्हीं का ही प्रोसेस मतलब बनाया हुआ है। उसके अंदर दूध को एक अलग टेम्परेचर पे हीट करके फिर ठंडा करके और गर्म करके इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। डेवलप्ड अ प्रोसेस टू किल माइक्रोब्स एंड प्रिजर्व सर्टेन प्रोडक्ट्स नाउ नोन एज पेस्चराइजेशन। वैक्सीन में इनका इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने वैक्सीन डेवलप किए किसके? रेबीज और एंथ्रेक्स के, और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया कोलेरा के वैक्सीन को भी डेवलप करने के अंदर। इन्होंने सेल थ्योरी भी दी, ये पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। शुरू के जो 3 है वो इंपॉर्टेंट है। ये बात हुई लुई पास्चर की। इसके बाद में रॉबर्ट कोच, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन कोच के नाम से ना 2-3 चीज़ें आप याद कर लेना। एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ। कोच के नाम से 2-3 चीज़ें आएंगी, वैसे मैंने आगे लिख रखा है। कोच बेसिलाई आ जाता है एक बार, और एक आते हैं कोच के पोस्टुलेट्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कोच बेसिलाई किसको बोलते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो टीबी कॉज करता है, उस बैक्टीरिया का नाम कोच के नाम से ही दिया हुआ है। और पोस्टुलेट्स हैं इनके, जो 4 पोस्टुलेट्स हैं वो ये बताते हैं कि कब किस बीमारी को ऐसा बोला जाए कि ये बैक्टीरिया के द्वारा की जा रही है। खैर आगे पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले देख लेते हैं रॉबर्ट कोच कौन थे। ये एक जर्मन फिजिशियन थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। इन्होंने भी किया था बैक्टीरियल कॉज ऑफ डिजीज़ को प्रूव करने में, मतलब इनका रोल था। कोच वॉज द फर्स्ट टू प्रूव दैट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज एन इन्फेक्शन डिजीज when he discovered that anthrax was caused by a single pathogen in 1876. He also isolated the microbe that caused cholera and tuberculosis. इन्होंने एक्सप्लेन किया था कोलेरा और टीबी कौन से माइक्रोब से होता है और उनको अलग करके इन्होंने दिखाया था। डेवलपिंग अ मेथड फॉर बैक्टीरिया ग्रोइंग बैक्टीरिया, तो इन्होंने क्या किया था? कोच डेवलप्ड अ मेथड फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया इन प्योर कॉलोनीज ऑन प्लेट्स। इन्होंने कल्चराइजेशन और इन सब चीज़ों के अंदर भी काफ़ी अपना जो है योगदान दिया था, स्टेनिंग टेक्निक्स वगैरह करके, आज भी जो यूज़ की जाती है। पायनियरिंग स्टेनिंग टेक्निक्स, वही बात आ गई। मेथाइलिन ब्लू जो एक आपने देखी होगी डाई, जिसको स्टेन करने के लिए टीबी का बैक्टीरिया इसको यूज़ में लिया जाता है। मेकिंग दम ईजियर टू सी अंडर अ माइक्रोस्कोप। डिस्कवरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बताया। डिस्कवरिंग द पेस्चराइजेशन प्रोसेस, अब इन्होंने और उसको डिटेल में अच्छा किया, वाइन बियर मिल्क वगैरह। और एस्टैब्लिशिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ये अलग अलग चीज़ें हैं। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, किसके लिए? टीबी पे जो इन्होंने काम किया उसके लिए। इन्होंने शायद ब्लड ग्रुप वगैरह पे भी कुछ रिसर्च की थी, अगर मुझे ठीक से ध्यान आ रहा है तो। अब थोड़ा देख लेते हैं कोच के पोस्टुलेट्स के बारे में। कोच बेसिलाई, जिसको बोला जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो कि पैथोजन है किस चीज़ का? टीबी कोज करने का। एक ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। इसके अलावा जो कोच के 4 पोस्टुलेट हैं उनको भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कोच के 4 पोस्टुलेट हैं, ये क्या कहते हैं? 4 क्राइटेरिया हैं जो एस्टेब्लिश करते हैं कि कब कोई डिजीज़ माइक्रोब द्वारा की गई है। बीमारियाँ तो कई तरीके की होती है, लेकिन उसमें वो माइक्रोब द्वारा या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस द्वारा की गई है। ये एस्टेब्लिश कब होता है? जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहला, प्रेजेंस, द माइक्रोब मस्ट बी फाउंड इन एवरी केस ऑफ द डिजीज, यानी कि वो बीमारी अगर 100 लोगों में हुई है तो 100 के 100 लोगों में वो बैक्टीरिया होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि उस बैक्टीरिया से ये बीमारी हुई है। आइसोलेशन, द माइक्रोब मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ डिजीज इंडिविजुअल एंड ग्रोन इन अ लैब, यानी कि जो बीमार व्यक्ति है उसके शरीर में से अगर हम टिश्यू को लेते हैं या उसके स्किन के या किसी लीजन में से फ्लूइड वगैरह निकाल के उसको जब लैब में हम कल्चर करें, तो जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज कर रहा है वो उसमें ग्रो होना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि वो डिजीज़ उस बैक्टीरिया द्वारा की गई है। दूसरा, तीसरा कि जब ये जो हमने अभी कल्चर लिया इसके अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो किया, तो इसको जब हम किसी दूसरे जानवर के अंदर या किसी मॉडल के अंदर डाल के, एनिमल मॉडल के अंदर डाल के जब ग्रो करें, तो वो दोबारा से उसमें वही बीमारी होनी चाहिए। और चौथा, री आइसोलेशन, यानी कि अब जब जो नया बीमार किया है जो इस जानवर को हमने, तो उसके अंदर से भी वही ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म निकलना चाहिए जो सबसे पहले डिजीज कोज किया था इंसान के अंदर। तो ये 4 पोस्टुलेट दिए थे कोच ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एस्टेब्लिश करने के। अब थोड़ा सा और कोच के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब ये जो कोच के जो पोस्टुलेट हैं ये हर जगह काम नहीं आते हैं। कुछ सिचुएशन है जहाँ पे ये कोच के पोस्टुलेट एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि पैथोजन कई बार हमेशा कल्चर नहीं हो पाते, उनको वो सेम कंडीशन नहीं मिल पाती जो बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर जो मिल रही थी वो बाहर नहीं मिल पाती। और भी कई सारे हैं, तो एक्सेप्शंस हैं हर चीज़ के, ठीक है। ये कोच पोस्टुलेट मैंने आपको बताए। तो यहाँ पे मैंने आपको देखो चारों साइंटिस्ट जो थे, तीनों नीचे वाले इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। अब रॉबर्ट जोसेफ लिस्टर जो है उसकी बात कर लेते हैं।
शुरू के 2 को हमने डिस्कस किया अच्छे से। अब जोसेफ लिस्टर की तरफ चलते हैं। ये कौन थे? ब्रिटिश सर्जन थे। इनके इंपॉर्टेंट रोल क्या है? एंटीसेप्सिस में इनका काफ़ी बड़ा रोल था। सर्जन थे ये, लेकिन इनका जो सर्जरी के अलावा जो इनका मेन जो था, क्या बोलते हैं, एंटीसेप्सिस में इनका ज़्यादा बड़ा रोल था। इतने खास सर्जन तो इन्होंने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, लेकिन इन्होंने जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के अंदर और जो वुंड्स बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, जैसे हैंड सैनिटाइजेशन, और इन्होंने जो फिनॉल होता है कार्बोलिक एसिड, उससे यूज़ करना, वुंड्स के ऊपर डी इन्फेक्ट करना, डिसइंफेक्शन करना, ये सब उन्होंने किया था। आज भी वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और ये देखो, पहले इन्फेक्शन से 40% लोग मरते थे, आज सिर्फ 3% रह गई है, वो इसी वजह से। जर्म थ्योरी के अंदर दिए इन्होंने फर्स्ट जो थे अप्लाई की जर्म थ्योरी, जो लुई पास्चर ने जो दी थी जर्म थ्योरी, उसको अप्लाई करने में इनका भी रोल था। इन्होंने उसको प्रैक्टिस में लाया। प्योर कल्चर दिया, पास्चर के प्रिंसिपल्स भी हैं, और वुंड ड्रेनेज के अंदर भी इन्होंने किया। तो काफ़ी सारे इनके अलग अलग है, मतलब इनका मेन था स्टेराइल वगैरह से और एंटीसेप्सिस के अंदर इनका ज़्यादा बड़ा रोल था। इतना याद रखना कि जोसेफ लिस्टर से एंटीसेप्सिस याद रख लेना, बेसिक इतना है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ रिब्स इन द थोरेसिक केज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। इतने जो काफ़ी सारी डिटेल के अंदर मैंने माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट की है यहाँ पे, तो इसलिए 2-4 छोटे क्वेश्चन भी रख लिए। 10 पेयर, 12 पेयर, 16 पेयर, 6 पेयर्स। नंबर ऑफ रिब्स इन द थोरेसिक केज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, थोरेसिक केज की यहाँ पे बात हो रही है, इसके अंदर कितनी रिब्स यहाँ पर आती हैं। अब पेयर में दिया गया है, टोटल नंबर 24 है, पेयर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, 12 जोड़े। कुछ भी नहीं सोचना ज़्यादा, सीधा आंसर है इसका 12 पेयर्स। डिटेल देख लेते हैं हल्की सी। द ह्यूमन थोरेसिक केज हैज 24 रिब्स, 12 ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी, 12 ऑन लेफ्ट, 12 ऑन राइट। द रिब्स आर लॉन्ग फ्लैट बोन्स दैट कनेक्ट द थोरेसिक स्पाइन इन द बैक टू द स्टर्नम इन द फ्रंट। द रिब्स along with the sternum, thoracic vertebra and coastal cartilage make up the thoracic cage। रिब्स को भी 3 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, इतना याद रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लो। जो फर्स्ट से 7th रिब होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, विच कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टर्नम, यानी कि जो सामने की बोन होती है उससे डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। फॉल्स रिब्स क्या है? 8 to 10 विच कनेक्ट इनडायरेक्टली टू द स्टर्नम बाय फ्यूजिंग टू द कार्टिलेज ऑफ द ट्रू रिब्स। तो वो जो ऊपर वाली जो रिब्स होती हैं उन्हीं के अंदर जाके फ्यूज होती हैं, बजाय स्टर्नम में फिट होने के। फ्लोटिंग रिब्स हैं 11 और 12, जो कहीं भी कनेक्ट नहीं होती स्टर्नम से जाकर के। रिब केज का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन एंड हेल्प्स विद ब्रीथिंग। द रिब्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी विच हेल्प्स द लंग्स ब्रीथ। इन रेयर केसेज अ पर्सन मे हैव एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रिब्स और अ पेयर मिसिंग, यूजुअली इन द सर्वाइकल और लंबर एरिया। ठीक है, तो अगर मैं रिब्स का यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से बनता है डायग्राम। तो कुछ रिब्स तो आके डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ गई, जो ट्रू रिब्स हैं। कुछ रिब्स आके पहले वाली रिब्स के अंदर आके जुड़ जाएंगी, ये फॉल्स रिब्स हैं। और कुछ रिब्स ऐसी हैं जो कहीं भी जाके नहीं जुड़ेंगी, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इस तरीके से यहाँ पे ये रिब्स का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखे यहाँ पे। और मज़े की बात तो ये है कि जो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आगे दाएं बाएं के टॉपिक्स थे उन सबको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर भी कोई डाउट या आपकी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। धन्यवाद।